चलो जी बेटा जी, लास्ट क्लास में अपन ने नेम रिएक्शंस में केनेजारो पढ़ लिया था, हेलो फॉर्म पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। क्लियर है? जो बेटा गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है इसे हम समझते हैं। क्लियर है? देखो बेटा, इस मैकेनिज्म को समझने से पहले अपन एक चीज समझते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं उसमें अमोनिया डालता हूं, तब आपने क्या देखा था कि सर आप इसमें अगर अमोनिया डालते हो तो अमोनिया में न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2। लिविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? OH। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? RC डबल बॉन्ड। अरे बोलो। और अगर इस एमाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH। और यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? NH2। ये सब रिवर्सिबल रिएक्शन तो है। RC डबल बॉन्ड, आपके पास रिएक्शन वापिस। अरे बोलो। तो सेम कहानी है बेटा कि अगर आपने इस चीज का नाम है बेटा थैलिक एसिड। क्या नाम है? थैलिक एसिड। अगर इस थैलिक एसिड में अमोनिया डालूं तो आपको पता है बेटा अमोनिया में इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? OH। और इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH2। तो इसका OH जाएगा, इसका H जाएगा, H2 बाहर, यहाँ पे कौन आ जाएगा? NH2। अरे बोलो। और नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछूं तो भाई हमें पता है इस पे फिर से क्या है बेटा? NH2 है। तो NH2 में सब न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH। और यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? OH। तो इसका H और इसका OH बाहर चला जाएगा और ये एमाइड बन जाएगा। और इसका नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है? इस चीज का नाम है थैलेमाइड, नोट इसका। इसका नाम है थैलेमाइड। क्लियर है? इसका नाम क्या है? थैलेमाइड। एमाइड बन गया ना। और इस थैलेमाइड में अगर मैं फिर से पानी डाल दूं तो इसमें लिविंग ग्रुप कौन है? NH। तो यहाँ से NH हटेगा, यहाँ पर भी OH। यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप कौन है? NH। हट के वापिस OH आ जाएगा। तो देखो बेटा NH यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह यहाँ से लीव करेगा तो बाहर निकलेगा NH, यहाँ से बाहर निकलेगा तो NH पे क्या आएगा? -2। और पानी में से 2 H प्लस लेके ये क्या बन जाएगा? वापिस से NH3। क्या बन जाएगा? अरे बोलो। रियलिटी में मैकेनिज्म ये नहीं है, ये तो हमारी याद करने की ट्रिक है। रियलिटी में क्या है बेटा? हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया डालोगे तो पहली रिएक्शन तो एसिड बेस होनी है। पहली रिएक्शन कौन सी होनी है? एसिड बेस। और रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती। अरे बोलो। तो ये रिएक्शन में यहाँ पे पहले अमोनियम साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? फिर होती है, लेकिन एग्जाम में हमें तो याद रखनी है ना बेटा। तो सिर्फ अमोनिया डालोगे तो आप पहले अमोनियम साल्ट बनाओगे, इससे में अमोनिया रिएक्शन कर लेगी, इससे में अमोनिया रिएक्शन करेगी, कौन सी करेगी? एसिड बेस। अरे बोलो। ये हमने पढ़ रखी है पर हमने तो ट्रिक से याद करना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से कि ये आपके पास थैलेमाइड है। क्या है बेटा? थैलेमाइड। तो ये जो गिब्रेल थैलेमाइड रिएक्शन है स्टार्ट थैलेमाइड से होते हैं, तो पहले हमें थैलेमाइड बनाना भी तो आना चाहिए। अरे बोलो। और जे थैलेमाइड बन गया तो हम उसमें KOH डालते हैं। क्या डालते हैं? KOH एक बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढता है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? ये वाला। तो इस हाइड्रोजन को खा जाएगा और जे ये हाइड्रोजन को खा गया तो N पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। अरे बोलो। और N पे नेगेटिव है, हमने इसकी रिएक्शन करा दी किसी RX से। किससे करा दी? आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा? और जे नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो X क्या चला जाएगा? बाहर। और हमारे यहाँ के कौन जुड़ जाएगा? R। कौन सा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा? R ग्रुप। अरे बोलो। अब हम इसमें H2NOH माइनस डालेंगे तो अभी सिखाया था बेटा H2NOH माइनस में यहाँ और यहाँ से दोनों जगह से लीव करेगा ये, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कौन? OH। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर भी OH आएगा, यहाँ पर भी OH। और ये बाहर कौन होगा बेटा? R नेगेटिव। और 2H2 मिलके क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा? समझा क्या? किस तरह आपने यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाया, मीडियम बेसिक था। मीडियम क्या था? तो आपको कौन सी एमीन मिली बेटा? प्राइमरी। ऐसी मैकेनिज्म आप पहले भी पढ़ चुके हो। ऐसी मैकेनिज्म आप कि सर मैं कब पढ़ा? आपको जब होपमान वो कराया था ना, मिथाइलेशन, एक्सोस्टिक मिथाइलेशन, तो उसमें देखो बेटा आपने अमोनिया की रिएक्शन RX से कराई, अमोनिया ने अटैक किया, X क्या चला गया? बाहर। RNH2 बना। अब इस RNH2 में फिर से इसने लोन पेयर ने अटैक किया, इस पे अटैक हुआ, क्या बना? R2NH। और ये R2NH फिर से RX से रिएक्शन करते R3N बनता है। रिएक्शन तो वही है लेकिन इस रिएक्शन की कमी है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? लेकिन इसी रिएक्शन को मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने से रोकने के लिए अपन ने क्या किया? इस अमोनिया में थैलिक एसिड डाला। क्या डाला? और इस थैलिक एसिड डालने की वजह से ये भाई साहब बन गए थैलेमाइड। क्या बन गए? और थैलेमाइड बनने के बाद में हमने इसकी रिएक्शन पहले बेस से कराई और बेस से कराने के कारण हमें क्या मिला बेटा? थैलेमाइड में से H प्लस चला गया। अरे बोलो। और अब हमने इसकी रिएक्शन RX से कराई तो एक रिएक्शन है अवेलेबल है करने के लिए, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है ही। और लास्ट में वापस पानी डाल दिया तो H आ गया।
तो इसलिए हम कहते हैं कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन प्राइमरी एमीन के सिंथेसाइज का बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हमने नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंस है, 3 में से एक को छोड़ा है, बाकी को तो क्या कर दिया बेटा, प्रोटेक्ट कर दिया एक तरह से। और एक ही पॉसिबिलिटी को रिएक्शन करने दिया। कितनी पॉसिबिलिटी को रिएक्शन करने दिया? एक ही पॉसिबिलिटी को। क्लियर है? तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से अब ज्यादा अलग नहीं है, बस इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटी थी, हमने उन मल्टीपल पॉसिबिलिटियों को रोक दिया। अरे बोलो। तो क्या गैब्रियल थैलेमाइड और होपमान मिथाइलेशन में डिफरेंस समझ में आया? वो मल्टीपल है, उसमें अमोनिया खुला सांड है, जहां जाए अटैक करे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने इसे नकल कर रखी है, नहीं इतना ही चलेगा। अरे बोलो। समझा सबको? क्लियर? इस रिएक्शन में कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब इस रिएक्शन में जब ये अटैक करने जाता है यहाँ पे आरएक्स पे, तो यहाँ SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है? और जो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो SN2 का रूल क्या है बेटा, कि यहाँ पे जो ये आर है, ये आर वही होना चाहिए जो SN2 दे सके। जैसे कि सर आर क्या नहीं हो सकता? आर टर्सरी नहीं हो सकता, आर पीएच नहीं हो सकता, आर सेकेंडरी नहीं हो सकता। अरे बोलो। बल्कि ग्रुप नहीं हो सकते, आर पे क्या नहीं हो सकते? जो जो SN2 के रूल है वो सब लगेंगे। जैसे मुझसे किसी ने कहा, क्या ये आप ये गैब्रियल थैलेमाइड से सिंथेसिस कर सकते हो? तो मैंने, अब देखो इससे पहले कि अपन एक चीज और बात करें, मैं बताना भूल गया। आप अगर ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन में कुछ है ही नहीं। ये आर एक्स है, इस आर में एक्स हट के NH2 लगा है। बाकी गैब्रियल थैलेमाइड वाला जो ये थैलेमाइड है, ये तो क्या है बेटा, कैटलिस्ट की तरह आया, कैटलिस्ट की तरह देखो वापस बन गया थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में फिर से अमोनिया डाल दो, ये वापस बन जाएगा। अरे बोलो। रियलिटी में क्या हो रहा है, ये आर है एक्स, इसमें से एक्स हट के NH2 तो आ रहा है। जो होपमान वाली पहली रिएक्शन है वैसा ही तो है, आर एक्स आर NH2। अरे बोलो। तो हम ये कह सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड में, अगर मुझे आर एक्स से मुझसे वो कहे कि पहले डाला थैलिक एसिड, क्या डाला बेटा, सॉरी थैलेमाइड डाला, फिर KOH डाला, फिर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, तो मैं इस पूरी रिएक्शन को कभी सॉल्व नहीं करूंगा। मुझे पता है आपको तो याद आ जानी चाहिए गैब्रियल थैलेमाइड है, कौन सी है? जैसे गैब्रियल थैलेमाइड है, एक्स हटा के NH2, एक्स हटा के, तो ये जो आर आता है ये कहां से आता है बेटा? एल्काइल चेन से। कहां से आता है? एल्काइल हैलाइड से। तो जो एल्काइल हैलाइड में आर होगा वही तो आएगा यहाँ पर। तो मैं इस मैकेनिज्म को क्यों लिखूं? मुझे तो बस पहचाननी है गैब्रियल थैलेमाइड है, कैसे कि सर थैलेमाइड इसकी पहचान है, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, आर एक्स लिखा आएगा, थैलेमाइड KOH H3O प्लस। समझ जाओ गैब्रियल थैलेमाइड है, कुछ नहीं करना, एक्स हटा के NH2। अरे बोलो। समझा क्या? तो बस हमें यही काम करना है। हमसे पूछा कि ये गैब्रियल थैलेमाइड से बना सकते हो क्या? मैंने कहा ये गैब्रियल थैलेमाइड से तभी बन सकता है जब ये वाला एल्काइल हैलाइड लूं, क्योंकि एक्स हटके तो NH2 आता है, और ये भाई साहब SN2 नहीं देता। ये भाई साहब क्या नहीं देता? तो इसका मतलब ये सिंथेसाइज नहीं हो सकता। मुझसे किसी ने कहा ये बना सकते हो क्या? मैं ये तभी बना सकता हूँ जब इस भाई साहब की रिएक्शन हो, और ये भाई साहब SN2 नहीं देते, तो ये मैं नहीं बना सकता गैब्रियल थैलेमाइड से। समझा क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? गैब्रियल सिंथेसिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी। क्या नेम रिएक्शन सबको क्लियर हुई बेटा? नेक्स्ट नेम रिएक्शन अपने पास है हिंसबर्ग। कौन सी है बेटा? हिंसबर्ग। हिंसबर्ग रिएक्जेंट है, इस रिएक्जेंट का नाम है बेटा हिंसबर्ग रिएक्जेंट। क्या नाम है? तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अरे बोलो। इसका नाम है हिंसबर्ग रिएक्जेंट। क्या नाम है? क्लियर है? पक्का? याद रहेगा सबको हिंसबर्ग रिएक्जेंट? श्योर? अब देखो बेटा, जो ये हिंसबर्ग रिएक्जेंट है, इसको एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बोल दो, एक ही बात है। इस हिंसबर्ग रिएक्जेंट से हम काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तीन तरह की एमीन में सेपरेट। जैसे लुकास रिएक्जेंट था, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है, तो ये भी डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन के लिए, कि कौन सी एमीन प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्सरी है। और एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। क्या होते हैं? क्लियर है? इन तीनों का डिफरेंशिएट करने के काम आती है हिंसबर्ग रिएक्जेंट। अब तो हमें तो डिफरेंशिएट कैसे करता है वो पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट कैसे करता है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझो कि मैंने इस, अगर मैंने आपको मैकेनिज्म सिखाऊं, एक सेकंड रुकना। यहाँ हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा। जो बेटा ये अपने पास है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है बेटा? बेंजीन
हमने इसकी रिएक्शन कराई RnH2 से। किससे कराई बेटा? RnH2 में लोन पेयर है। हमें पता है सल्फर पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल है नेगेटिव। तो क्या ये अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा? और जे अपने ये लोन पेयर से अटैक करेगा, आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाना है O नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाना है Cl, और यहाँ पे क्या आ जाना है NH2 बार। और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? और आपको पता है नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, H प्लस को रिलीज मार देगा। और जैसे H प्लस को रिलीज मारेगा क्या बन जाएगा? O नेगेटिव Cl डबल बॉन्ड O NHR। यहां तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक है, अब होगा एलिमिनेशन। क्या होगा? क्योंकि जितने भी ये मॉलिक्यूल है सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन देते हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड और Cl जैसा ही तो है। अब जब नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो कोई तो लीव करेगा। तो Cl और NHR में से लिविंग ग्रुप कौन है? Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है। Cl बाहर, Cl है, तो क्या आपकी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? क्या इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? अगर ये प्राइमरी अमीन की जगह सेकेंडरी अमीन होती, कौन सी अमीन होती बेटा? तो सेकेंडरी अमीन में एक H की जगह एक R और होता। यहाँ से फिर से H प्लस, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन पे से H प्लस निकाल देता, रिलीज कर देता, और ये बनता बेटा। अब भी लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है बेटा? Cl है। Cl बाहर चला जाएगा, और आपका यहाँ पे H की जगह क्या होता? R। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, अगर ये टर्सरी अमीन होता, कौन सा अमीन होता बेटा? टर्सरी अमीन होता, तो टर्सरी अमीन तो यही होता है NR3 लोन पेयर। ये अपने लोन पेयर से अटैक करता, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आता? पॉजिटिव चार्ज। कैसा आता? अब नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो लीव करने के लिए तो नाइट्रोजन के पास कुछ है ही नहीं। ऐसा ही नहीं कि H प्लस रिलीव करके लोन पेयर, मतलब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज हट जाए, तो क्या नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा? अब लिविंग ग्रुप की बात आई, तो Cl और NR3 में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? NR3। कि सर कैसे? आपने बताया Cl लिविंग ग्रुप अच्छा होता है। देखो बेटा यहाँ लीव करेगा तो बाहर जाएगा Cl माइनस, और NR लीव करेगा तो NR3। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर लेके लीव करेगा तो वापस न्यूट्रल हो जाएगा। और आपको पता है अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है जो वापस अटैक ना करे? NR3 न्यूट्रल है, स्टेबल है। फिर बोलो। NR3 भी पॉजिटिव है। जब मैंने कहा कि लीव करना है तो NR3 कहता मैं ही चला जाता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं गया तब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा हमेशा के लिए। अरे बोलो। और NR3 खुद ही क्या कर जाएगा? लीव क्या कर जाएगा? तो क्या नेट कोई रिएक्शन हुई क्या? कि सर कोई रिएक्शन है? नहीं। बस इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे सीधा सीधा। ये हमारे पास है बेटा सल्फोनिल क्लोराइड। हमने इसकी रिएक्शन कराई अमोनिया से, प्राइमरी एमीन से। आपको पता है प्राइमरी एमीन में न्यूक्लियोफाइल पे डायरेक्ट कर रहा हूं ना, वो तो मैकेनिज्म थी। न्यूक्लियोफाइल कौन है? NH नेगेटिव। अरे बोलो। और यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है? Cl। तो Cl हटेगा, उसकी जगह सीधा सीधा NHR आ गया। ये अपनी ट्रिक है। वो मैकेनिज्म थी, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन। अब के मन सीधा मैंने एडिशन एलिमिनेशन एक साथ कर दिया। अब देखो बेटा इसके पास ये रिएक्शन होने के बाद ये जो बनता है ये सॉलिड पीपीटी होती है। क्या होती है बेटा? इस सॉलिड पीपीटी के में क्या होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कैसा है बेटा? एसिडिक है। तो क्या इसमें मैं NaOH डालूंगा तो क्या बेस इस H प्लस को खा जाएगा, और H प्लस को खा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देता है कि एक एमीन है जो हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन करता है, उसके बाद जो सॉलिड पीपीटी आती है वो NaOH में डिसोल्व हो जाती है, एल्कलाइन मीडियम में डिसोल्व हो जाती है। मतलब वो बेस से रिएक्शन कर लेती है। बेस से क्या कर लेती है? एक ही बात है, NaOH से रिएक्शन कर लिया उसमें डिसोल्व हो जाए, तो क्या ये प्राइमरी अमीन है? अगर यही चीज सेकेंडरी अमीन होती, कौन सी होती बेटा? सेकेंडरी अमीन में क्या होता है बेटा? दो R ग्रुप होते। एक सेकंड, यहाँ नाम में थोड़ा चेंज कर लेना। क्लियर है? देखो उसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो गया? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनिल एमीन। बोलो। अब अपने पास सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में दो R ग्रुप होते हैं। ये अपने, अब हमें पता है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? NR2 माइनस। अरे बोलो। और NR2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, Cl ग्रुप है बाहर, हमारे पास इस सॉलिड पीपीटी आ जाएगी। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। अब हाइड्रोजन है ही नहीं एसिडिक, एक ही था वो तो रिलीज हो गया। तो अब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये NaOH में नहीं घुलेगी।
तो ऐसी एमीन जो प्राइमरी एमीन जो हिंसब्रेक से रिएक्शन करता है लेकिन उसकी सॉलिड पीपीटी एनओ से रिएक्शन नहीं करती, क्या कहलाती है? सेकेंडरी एमीन। क्या कहलाती है? आगे बात में नेक्स्ट मैंने टर्सरी एमीन। तो अभी मैंने टर्सरी एमीन का बताया था बेटा, अगर ये अटैक करती है तो वापस लीव भी खुद हो जाती है, तो ऑल ओवर कोई रिएक्शन ही, बोलो। तो एक ऐसी एमीन जो हिंसबर्ग से रिएक्शन ना करती हो टर्सरी, हिंसबर्ग से करते हो लेकिन उसकी पीपीटी डिजोल्व ना होती हो सेकेंडरी, और जो बेटा हिंसबर्ग से भी रिएक्शन करे पीपीटी डिजोल्व भी हो जाए, कौन सी है बेटा? प्राइमरी। चमका क्या? बंद कर ले। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कार्बिन कुर्बिन अपने है नहीं तो अपन पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है? अपन सीधा ही पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं पढ़ेंगे, साइमन स्मिथ कुछ नहीं पढ़ा। कार्बिन एमीन टेस्ट क्या पढ़ेंगे? इसकी भी कोई खास मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, अपन सीधा सीधा पढ़ेंगे। कार्बिन एमीन टेस्ट कुछ नहीं है बेटा, ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन का। क्या टेस्ट है बेटा? व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, व्हेन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन react with a chloroform, react with a chloroform in the presence of alkaline medium, in the presence of a alkaline medium, a bad smelling compound isocyanide is formed। तो ये रिएक्शन किसकी है बेटा? एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स की, पर प्राइमरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राइमरी का मतलब प्राइमरी क्या, ये वाली प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएक्शन के साथ रिएक्शन करेगी और साथ में न्यूस रिएक्शन प्राइमरी है ना, हमें क्या मतलब एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? ये तो बात बोली नहीं कि एलिफेटिक ही होनी चाहिए। तो कोई भी अपने पास जैसे रिएक्शन है RNH2, इसमें हमने डाला क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ ए KOH, तो सीधा सीधा याद रखो RNC है, RNC आर ए आइसोसाइनाइड बन गया। अरे बोलो। अब आपको पता है इस हाइड्रोजन, दो तो हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसके, तीन हाइड्रोजन खाने जाने, तो तीन हाइड्रोजन के लिए कितने KOH चाहिए? तीन। अरे बोलो। और साथ में आपके पास तीन पोटेशियम है तो क्लोरीन भी कितने हैं? तीन। तो कैल्शियम कितने आ गए? तीन। ये भी पूछ सकता है कितने KOH कितने कैल्शियम बने, तो सीधी रिएक्शन याद रख लेंगे, कोई मैकेनिज्म की जरूरत है? RNH2 है, क्या बना देंगे? RNC आइसोसाइनाइड। किसमें? याद होनी चाहिए, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए KOH। आगे बात समझ में? मैकेनिज्म से कोई मतलब है नहीं। अब ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, मैकेनिज्म छोड़ देंगे, ये तो पढ़ा हुआ है। साइनाइड के रिडक्शन पे क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। और साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखो, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस में आपको पता है कि जब मैं H2O को अटैक करूंगा तो क्या H2O यही अटैक करेगा? डेल पॉजिटिव डेल है, बोलो। तो H2 इस पे अटैक कर रहा है, मतलब इधर वाले एंड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर वाले एंड का एमीन, और पार्शियल में क्या बनता है? एमाइड। क्या बनता है? अरे बोलो। तो समझ में आया कि इधर वाले एंड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर वाले का अमोनिया। यही चीज जब मैं आइसोसाइनाइड का करता हूं तो देखो आइसोसाइनाइड की रिडक्शन में सेकेंडरी एमीन बनती है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ तो एक ही नाइट्रोजन की तरफ कार्बन चेन है, इधर जब रिडक्शन करूंगा तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये वाला एंड क्या बनेगा? CH3। अरे बोलो। और ये वाला एंड जब CH3 बनेगा तो ये कौन सी एमीन बनेगी? सेकेंडरी एमीन। याद रखना बेटा, भूल जाओगे, रिडक्शन करने पे कौन सी बनती है? सेकेंडरी एमीन। और हाइड्रोलाइसिस करें तो अब ये आइसोसाइनाइड है, और आइसोसाइनाइड में ये बॉन्ड ऐसा ही होता है बेटा, आइसोसाइनाइड ऐसा ही तो होता है। और मैंने आपको सिखाया था कि आइसोसाइनाइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ऐसे लिख सकते हो। और ये आपको पता है कि जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा एसिडिक मीडियम में तो आपको पता है आइसोसाइनाइड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कौन सा देता है? तो पहले इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? नाइट्रो कार्बन पे आके जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। और ये बात जब नाइट्रोजन को पता चलेगी तो वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, सिखा रखा है सब। और कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब न्यूक्लियोफाइल भी इसी पे आके अटैक करेगा, तो HB स्पेयर OH भी, और फिर इसका आगे जाके आपको अंदाजा हो गया कि इस वाले एंड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस वाले का एमीन। तो सीधा याद रखो, नाइट्रोजन वाले का एमीन बचा इधर, इधर एक ही है, एक का कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस पे कार्बोक्स फॉर्मिक एसिड बनता है। क्या बनता है? और दूसरी तरफ एमीन। अरे बोलो। चमका। चलो ये हाँ, ये तो मैं थोड़ा सा राइमर का एक पार्ट बचा हुआ था, मैंने शायद तुम्हें करवा दिया था वैसे तो, कि रिमर रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा मिलता है? ऑर्थो। और अगर ऑर्थो वाली ब्लॉक हो जाए तो सीधा प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर। पैरा। एक भी ऑर्थो ब्लॉक हुई तो पे क्या बनेगा? पैरा। ये लिखवा देता ना, रेमेटिमान में करवा देता ना, वहां पे लिखवा देता नहीं बात। और ये भी बता दीजिए ओ CH3 लगा हुआ हो तो प्रोडक्ट पैरा क्यों बनेगा? देखो ये हेलोफॉर्म है क्या? पहले देखो,
सेलो फॉर्म क्या रेमेटिमान का रिएक्टेंट है, NaOH क्लोरोफॉर्म इन H+। जब हम फिनोल का करवाते हैं, किसका कराते हैं, फिनोल का, तो फिनोल में हम सबसे पहले NaOH डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, तो NaOH डालने पे क्या आएगा, O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव का क्या लगता है, प्लस M और प्लस I। इसके कारण जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो ऑर्थो वाला मेजर होता है। कौन सा मेजर होता है, ऑर्थो वाला। अरे बोलो, हाँ एक भी ऑर्थो ब्लॉक हुई तो सीधा आंसर क्या होगा, पैरा। लेकिन अगर हम यही चीज एनिसोल की करवाएं, किसकी करवाएं, एनिसोल में क्या होगा बेटा, NaOH डालेंगे तो NaOH तो इससे रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो इसका नेट क्या लगेगा, प्लस एम और माइनस आई, और प्लस एम और माइनस आई लगेगा तो मेजर कौन सा बनेगा, पैरा। ये रिएक्शन कराई थी क्या, कराई थी शायद, है ना, सारे करवा रखे पहले। अब नॉर्मल वाली नहीं करनी बेटा आपने, ना आरएन रिएक्शन करनी। फिर आपने को सीधा करना है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल एसिड विथ डाइएजोमेथेन है। क्या है बेटा ये, मेथेन। देखो बेटा, डाइएजोमेथेन क्या होता है ये समझ लो, डाइएजो एथेन, सॉरी मेथेन नहीं, CH2N2, इसका नाम होता है डाइएजो मेथिल। एजो किसको बोलते हैं, N2 को, किसको बोलते हैं, N2 को। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे ये होता है। कि सर इस पे तो चार्ज दिख नहीं रहा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऑल ओवर द न्यूट्रल है, लेकिन रियलिटी में मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। आपको पता है एजोनियम डाइजोनियम के नाइट्रोजन में पॉजिटिव होता है तो एक न्यूट्रल काउंटर में नेगेटिव चार्ज भी, और ये रेजोनेंस भी कर सकता है, नेगेटिव सिंगल पाई। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N नेगेटिव पे। अरे बोलो, जब हम इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से कराते हैं तो कोई अलग से रिएक्शन नहीं। आपको पता है CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, सबसे पहले इसका H खाएगा। अरे बोलो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसका H खा जाएगा, ये बनेगा। और ये बनने के साथ ही हमें पता है N2 तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, भागेगा बाहर। कि सर पहले क्यों नहीं भागा, पहले इसको रेजोनेंस करवा रहा था। अब अगर ये इसका नेगेटिव चार्ज H+ खा ले तो अब ये नाइट्रोजन कहेगा रेजोनेंस, कहता नहीं है कि फिर चले अपन, फिर तो N2 इसको छोड़ के जाएगा, मतलब इस पर डेल पॉजिटिव, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा तो क्या मिल जाएगा, एस्टर। क्या मिल जाएगा, अरे बोलो, चमका क्या। इसी तरह अगर अपन रिएक्शन ऑफ डाइएजोमेथोन विद एल्कोहल करवा दें तो आपको पता है CH2 नेगेटिव सबसे पहले इसका H+ खाएगा, और H+ खाएगा तो RO नेगेटिव CH3 बना, और आपको पता है N2 तो लिविंग ग्रुप है, ये लीव करेगा, ये अटैक कर देगा और आपका ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो क्या ईथर बनाने का मेथड समझ में आया, अरे बोलो, चमका सबको। ये दोनों रिएक्शन करनी है, उसके बाद में ये वाला कुछ नहीं करना बेटा अपने को। नेक्स्ट वन है होपमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होपमान ब्रोमाइड, देखो होपमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है, ये पहले ये रिएक्शन याद रखो, ये एमाइड की है। किसकी रिएक्शन है, एमाइड के अलावा किसी की नहीं है। तो पहला पॉइंट याद रखने का क्या है बेटा, ये एमाइड की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, एमाइड की रिएक्शन है। क्लियर है, दिस रिएक्शन कैरिड आउट ओनली फॉर एमाइड, कंफर्म। नेक्स्ट हमें इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, कि ये चीज हमारे मन में कंसिडर रहना चाहिए कि इसमें कौन सा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, कि एमाइड के इसका रिएक्टेंट है Br2 इन KOH, Br2 इन, कि सर Br2 इन NaOH, परफेक्ट, Br2 इन NaOH, परफेक्ट, क्लियर, अरे बोलो, पक्का, श्योर। तो ये Br2 इन KOH में भी कोई दिक्कत नहीं, Br2 इन NaOH में कोई बेस हो जाना चाहिए, कोई भी बेस पर Br2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Br2, अरे बोलो। अब आपको पता है Br2 इन KOH को KOBr भी लिखा सकता है, एक ही बात है, पर Br2 होना चाहिए। ऐसा आपने पहले भी कहीं देखा है, ब्रोमोफॉर्म, रिमेंबर, ब्रोमोफॉर्म, I2 in NaOH आइडोफॉर्म एंड Br2 in KOH ब्रोमोफॉर्म, अरे बोलो, पक्का। सिर्फ फिर रिएक्शन कैसे हो रही है, ये तो फिर मैं हेलो फॉर्म कराऊं। अरे हेलो फॉर्म किन की है, जिनके पास एसाइल ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की है, एमाइड की थोड़ी है। तो वही ब्रोमोफॉर्म वाला रिएक्टेंट एमाइड में डालते हैं तो क्या मिलता है बेटा, होपमान ब्रोमाइड डिग्रेस। अरे बोलो, मैकेनिज्म की कोई खास जरूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखेंगे। कि सीधा सीधा क्या, हमें पता है कि इस रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो HBD, हैप्पी बर्थडे, और हर बार हैप्पी बर्थडे पे एक ईयर कम हो जाता है, एक साल है कम हो जाता है। तो बस, तो अगर हम एमाइड का हैप्पी बर्थडे कराएंगे तो एक कम कार्बन की एमीन बनेगी, बीच वाले को उड़ा दो, बीच वाले को, अरे बोलो। तो हमने क्या सीखा कि सर हैप्पी बर्थडे रिएक्शन किसकी करानी है बेटा, एमाइड की, एक कम कार्बन का
एमीन बनेगा, कहानी खत्म। रिएक्जेंट कौन है कि सर वही ब्रोमोफॉर्म। क्या, फिर भी एमाइड है ना, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बोनिल, ये एमाइड रहेगा। नहीं बेटा, एमाइड रहेगा ना ऐसे तो, फिर तो तू यूं कह दे कि सर इसको भी कार्बोनिल मान लो और इसको एल्कोहल मान लो, एमाइड रहेगा भाई। फिर बोलो, समझा क्या। इस आर ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए। क्या लगे होने चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होते हैं उतनी बेहतरीन होपमान ब्रोमाइड होती है। क्यों होती है वो तो मैकेनिज्म पढ़ते तो पता लगता है, पढ़ेंगे ही नहीं। क्लियर है, आगे आसन में बस इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए और बस इतने, इससे ज्यादा कोई मतलब है नहीं है। ये होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन होती है ना, हैप्पी बर्थडे, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है कि सर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर मतलब अपने ही मॉलिक्यूल से मतलब, दूसरे से मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने दो तरह के मॉलिक्यूल लिए, ये दोनों मॉलिक्यूल क्वाइट डिफरेंट है, एक में ड्यूटेरियम एक में ड्यूटेरियम है नहीं है। तो अगर मुझे इसका हैप्पी बर्थडे करवाना है तो अपने को क्या करना होगा बेटा, इसको उठाओ और NH2 इस पे जोड़ दो, इसको उठाओ इसका NH2, मतलब ये NH2 यहां नहीं जाएगा, ये NH2, रिमेम्बर, आसान है। फिर बोलो, अब हमसे पूछा गया कि इनमें से बेस्ट हैप्पी बर्थडे रिएक्शन कौन देता है, तो तुम्हें पता है कौन देता है, ओपन ब्रोमाइड डिग्रेशन, जिसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा किसमें, सेकंड, थर्ड, मासूम, खत्म। पर बोलो, नेक्स्ट वन है स्पेशल केस ऑफ हैप्पी बर्थडे। स्पेशल केस ऑफ, अब स्पेशल केस को ये पढ़ने के नहीं होते, सीधे सीधे ट्रिक से करेंगे। सीधे से क्या करेंगे, ट्रिक से। हमें पता है हैप्पी बर्थडे होने के लिए सी डबल बॉन्ड ऑफ NH2 ग्रुप होना चाहिए, यहाँ तो वो ग्रुप है ही नहीं। तो जैसे आपको हेलो फॉर्म में बताया था बेटा कि रिएक्शन जब बड़ी होगी तब दे देगा। जैसे आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड था, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल से फिर ऑक्सीडाइज होता और फिर एल्डिहाइड बनता, फिर हेलो फॉर्म दे देता। तो यहाँ पर भी Br2 इन KOH को पूरा रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं होगी। तो OH माइनस क्या करेगा बेटा, हमें पता है ये एमाइड है, ये कौन है, और एमाइड में आपको पता है ये नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप है। तो OH यहाँ टेक करेगा तो ये इधर से लीव कर जाएगा, और जे ये इधर से लीव कर गया तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और OH। अरे बोलो, और ये जैसे बना, बनने के साथ इसका क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे क्या हो जाएगा। और हैप्पी बर्थडे में क्या होता है, एक कम कार्बन की एमीन, तो एक कम कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड उड़ा दो, तो कितने, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो ये तो उड़ गया बेटा, और यहाँ NH2 आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा। तो काइन को मैकेनिज्म में पढ़ना। अरे बोलो, कि जैसे ये आता तो हमें आया Br2 इन KOH, Br2 इन KOH। सर इसका कैसे कराएं, तो आपको पता है यहाँ पे जैसे मैं अगर मान लो OCH3 लगा दूं, क्या लगा दूं, OCH3 का क्या लगेगा, प्लस M, क्या लगेगा, और साथ में माइनस आई। लेकिन प्लस M कहाँ लगता है, और तो और पैरा पे, तो ये पैरा पर है और ये मेटा पर है, तो इस C डबल बॉन्ड O पे तो नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। तो देखो डेल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, डेल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके प्लस M के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है। तो वैसे तो इसका सीधे सीधे तो हैप्पी बर्थडे है ही नहीं, टेढ़ा होगा कि मतलब पहले OH माइनस अटैक करेगा, तो OH ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज कम है ना बेटा, इसके प्लस M के कारण यहाँ कम हो गया, तो OH अटैक कहाँ करेगा, यहाँ पे, और जे OH नीचे अटैक करेगा। ये वाली रिएक्शन थोड़ी अलग है। तो क्या यहाँ पे NH2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। अरे बोलो, भाई OH ने यहाँ अटैक किया नॉर्मल की, भाई तो हैप्पी बर्थडे देगा कि नहीं दूंगा, ठीक है तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कराने को तैयार हो जा। अरे बोलो, और जैसे ही हुआ ये बना, बनने के साथ ही हमने कहा हैप्पी बर्थडे, हमने क्या कहा, हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसे। अरे बोलो, तो हैप्पी बर्थडे पे खुश नहीं होना चाहिए, तुम्हारी एक उम्र एक साल जाती है, क्या जाती है बेटा, साल, बुढ़ापे की तरफ पे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हो बेटा। चलिए आगे, जैसे ये हमें कहा इसका हैप्पी बर्थडे कराना है, क्या कराना है, हैप्पी बर्थडे। Br2 केवल समझ गए, लेकिन सीधा तो है ही नहीं, तो पहले OH आएगा। अब OH यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, तो बताओ कहाँ जाना चाहिए, NO2 का क्या लगेगा, माइनस M, क्या लगेगा, और माइनस M लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा आएगा, पैरा पे आएगा ना। अरे बोलो सॉरी, यहाँ पे NO2 पे क्या आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आएगा तो OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, और जे OH माइनस यहाँ अटैक करेगा बेटा,
तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड NH2। अरे बोलो। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे क्या हो जाएगा, हमका क्या, पक्का, आसान है। इसके बाद ये वाली रिएक्शन हमें नहीं करनी, हमें करनी है HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। नाम कितना खौफनाक है, रिएक्शन इतनी सी चिंदी सी। क्लियर है कि सर कैसे, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में रेड फॉस्फोरस X2 हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो इसके अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लग जाता है, क्या लग जाता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बाकी कोई नहीं पूछता इस रिएक्शन को, नाम ही बड़ा है, बाकी दर्शन छोटे ही है। अरे बोलो, चमका क्या, तो क्या याद रखना है, सीधा छोटा सा, आगे बात समझ में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, नाम देख के ऐसे डरने का नहीं कि बहुत होगा। ऐसी एक रिएक्शन और थी जिसपे बीटा कार्बन पे OH लगता है, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड एल्डोल होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल क्या होती है, एल्डोल है, कंडेंसेशन। अरे बोलो, इसके बाद ये वाली कोई सी नहीं पढ़नी हमें। उसके बाद हमें एक रिएक्शन पढ़नी होती है कोरे हाउस सिंथेसिस, कौन सी पढ़नी होती है, कोरे हाउस सिंथेसिस कुछ नहीं होती बेटा, थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है। कोरे हाउस सिंथेसिस क्या है बेटा, अपने पास है RX, क्या है बेटा, उसकी रिएक्शन हम लिथियम से कराते हैं, किससे कराते हैं, अगर हम RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, RMGX, क्या मिलता है, जिंक से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, R2ZN, R2। लेकिन लिथियम से कराते हैं तो देखो, मैग्नीशियम तो R और X दोनों को रख सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 होती है, लिथियम तो नहीं कर सकता। लेकिन रिएक्शन तो लिथियम भी वैसे ही करेगा, RLi प्लस LiX, दो लिथियम यूज हो जाएंगे, कितने लिथियम यूज हो जाएंगे, दो। अरे बोलो, और ये RLi बनाए, ये भी ग्रिग्नार्ड की तरह काम करता है डिट्टो, पर हम इसमें डालते हैं Cu2I2, क्या डालते हैं बेटा, Cu2I2 में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जब लोअर में होता है तो उसे बोलते हैं क्यूप्रस, क्या बोलते हैं, अपर में होता है तो क्यूप्रिक। कि सर आपको क्या पता क्यूप्रस है, आयोडीन निकाल के देख लो, आयोडीन का +1 कॉपर का +1 ही आएगा। अरे बोलो, तो ये क्यूप्रस है, क्या है बेटा, क्यूप्रस, ये डालते हैं और ये रिएक्शन करके बनाता है R2CuLi, वही आपका गिलमान। अरे बोलो, तो हमने एक R लिया था, उस R का गिलमान बना लिया। अब आपकी मर्जी है, जैसा RDSX डाल दो, क्या डाल दो बेटा, RDSX, RDSX मतलब वो ये डालना चाहो तो वो डाल दो या दूसरा डाल दो। और आपको पता है यहाँ पे कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है तो R पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और R पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, X एक लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, RDS, क्या मिलेगा, क्लियर है। और RDS क्या है बेटा, एल्केन हाइड्रोकार्बन। तो ये एल्को क्या बनाने की रिएक्शन है बेटा, एल्केन बनाने की क्या रिएक्शन है। किस ऐसी रिएक्शन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, RX की रिएक्शन कराई RDSX इन सोडियम में, क्या बेटा RDSX नहीं होता, सिमेट्रिकल के साथ ही होती है वुड्स, अनसिमेट्रिकल में क्रॉस प्रोडक्ट देती है। अरे बोलो, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट बनने के चांस ही नहीं है, पहले एक RX को गिलमान बनाओ, फिर वो गिलमान दूसरे RDSX से रिएक्शन कर सकता है। तो गिल कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन फार बेटर है वुड से, किनमें, मल्टीपल इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। अरे बोलो, अरे चमका क्या, किसी को कोई दिक्कत इसमें, पक्का, श्योर। तो कोरे हाउस वैसे अपने एनसीईआरटी में कहीं है नहीं, ठीक है, इसलिए अपने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया, फिर भी लिखना है क्योंकि क्वेश्चंस तो बन सकता है नॉर्मल, क्योंकि गिलवान तो है ही। अरे बोलो, और इस रिएक्शन में क्या है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, कौन सी होती है, तो देखो यहाँ आइंस का न्यूक्लियोफाइल इनका खेल है, जबकि यहाँ फ्री रेडिकल का खेल है, किसका खेल है, फ्री रेडिकल का। तो समझ में आया सबको ये, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, पक्का। तुम्हें वो पढ़ा दिया था कि मैंने हाइड्रेट बनने वाला की, जब ये वाले रिएक्शन पढ़ा दी थी क्या, ये तो कुछ पढ़ने नहीं है तुम्हें, क्लेजन क्लोजन तो, ये जो C डबल बॉन्ड O है उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं, क्या करवाएं बेटा, तो हमें हाइड्रेट बनेगा बेटा, क्योंकि हमें पता है H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, H2O में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, और अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल OH है तो OH यहाँ अटैक करेगा, भाई न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस, तो OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, ये रिएक्शन कराई थी क्या, नहीं कराई, ये अब ये बनेगा, और आपको पता है कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता, रिएक्शन पीछे आ जाएगी। अरे बोलो, हमें रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है बेटा, आगे।
तो इसका एक ही दो पॉसिबिलिटी है कि आपके जो ये ग्रुप है यहाँ पे, ये जो ग्रुप होता है ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा हाइड्रेट फॉर्म होगा। क्या होगा बेटा, हाइड्रेट। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है, तो टॉपिक क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रेट फ्रॉम ए कार्बोनिल कंपाउंड। अरे बोलो, और हाइड्रेट सबसे ज्यादा कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही पानी के अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो समझ में आया पहली बात कि हाइड्रेट फॉर्मेशन की रेट्स कब सबसे ज्यादा होगी, जब बटा क्या लगे हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो। क्या हो बेटा, इंट्रा, ये सब लिख लेना, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो कि सर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग कैसे, आप इसे जानते हो, ये क्लोरल है। कौन है बेटा, क्लोरल। अगर क्लोरल की रिएक्शन में H2O से कराऊं तो आपको पता है क्लोरल पानी में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH। अरे बोलो, OH यहाँ जाएगा, अरे बोलो, और यहाँ पे O नेगेटिव पे पाई बॉन्ड हटेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो इस पे OH जाएगा, इस पे H, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अरे बोलो, अब जो ये क्लोरल है, ये क्लोरल इस तरह से अरेंज होता है, देखो ध्यान से, ए सॉरी, और यहाँ पे ये करते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या करते हैं, अरे बोलो, तो ये हाइड्रेट तभी बनेगा बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, या फिर क्या हो बेटा, इंट्रामोलिकुलर। स्टेबल तो ये भी नहीं ज्यादा, लेकिन बाकी चंदों में काना राजा। बोलो, कोई दिक्कत किसी को। तो आपका नेम रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस एनसीईआरटी वाइज थोड़ा बहुत माड़ा मोटा है वो मैं पढ़ा दूंगा। सारी बात में पढ़ाना क्या है, उनमें याद ही करना, मैं बताऊंगा ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो। अब जो बचा है एनसीईआरटी में बस सिर्फ वही बचा है जिसे ये बताना है, ये याद कर लो। तो अब आपको मंडे को काम दिया हुआ है, एल्कोहल फिनोल है, इथर। क्लियर है, अब अपन अगले वीक यही करेंगे, सारा सारा ये सल्टाएंगे, ठीक है।